आपका कौन काम नहीं हो रहा। एक पीओ जिस दिन गिरफ्तार होगा ना भाई, उस दिन ब्लॉक का डेवलपमेंट सही हो। कुछ प्रतिनिधि तो मुझे कहते हैं कि भाई हमको 30% वहां लगता है। हमें ही मुसलमानों को टारगेट करना ही उनकी राजनीति है। और वो लोग जो सेकुलर हिंदू है, हम तो उनसे अपील कर रहे हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर अगर कल्चर जिंदा है, आपका जमीर जिंदा है, तो भाई बोलिए आप। इस सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकता है, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते। संवैधानिक जो मूल्य हैं, उनके जो अधिकार हैं, उन सबको कहीं ना कहीं कदमों तले रौंदा जा रहा है। और एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, एक वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के बयान दिए। पंचायत लेवल के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो तो किसी को भी कहीं भी गिर जाता है। वो मुझ पे FIR हो जाए, मुझे जेल भेज दिया जाए, मुझ पे गोली चला दी जाए, मुझे डर नहीं लगता। कार्यक्रम पदाधिकारी के ये सारे चेले चपेटे हो, चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे उनके नीचे के जेई हो, चाहे उनके नीचे के PRS हो, चाहे जो भी अकाउंटेंट हो, ये सब उनके चेले होते हैं, उनका फरमान होता है। और वो उसका एजेंट कौन है वहां पे? पंचायत के लोकल प्रतिनिधि या फिर रोजगार सेवक। या चाहिए भ्रष्टाचार अपनी जवानी पे है अभी कोचा दामन। इसको हटाने के लिए, इसको कम करने के लिए मेहनत की जरूरत है। प्रतिनिधि पीओ की वकालत न करे, DDC की वकालत न करे, वो आम लोगों की अगर वकालत करेगा तभी हो सकता है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉक। आज हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान हैं अफान एजदानी, कोचा धामन के सरजमी के कमलपुर का वलाल, जो हमेशा राजनीतिक सामाजिक चीजों को लेकर अपनी आवाज सोशल मीडिया और तमाम तर माध्यमों से आपके बीच रखने का। सबसे पहले आपका स्वागत, खैर मकदम, वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका रमीज भाई। बीते कुछ माह से आपकी जो राजनीतिक एक्टिविटी था साहब बहुत कम या नथिंग के बराबर है। सोशल वर्क को लेकर के कारण जानना चाहूंगा। कारण ये है कि सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा सलाम आदाब अर्ज है। मैं कुछ दिनों तक घर से बाहर रहा और बाहर रहने की वजह से यहाँ से कनेक्टिविटी मेरी कम रही, लेकिन फिर भी मैं तमाम चीजों की जानकारी लेते रहा और एक्टिव रहा हूँ, अवेयर हूँ यहाँ के तमाम हालात पर, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब उम्मीद है कि इस तमाम चीजों पर हम जो भी प्रतिक्रिया होगी उस पर हम करते रहेंगे। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, उसको लेकर क्या लगता है? कोचा धामन की जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, एक ऐसा विधानसभा जो कि पूरे जिले का जो है हाईटेक विधानसभा है, राजनीतिक काफी चीजें, काफी उग्र मिजाज तमाम चीजें वहां देखी जाती है। क्या लगता है इस बार क्या क्या कुछ समझ? देखिए, कोचा धामन एक ऐसा विधानसभा है जहां से पूरे जिला की राजनीति तय हो, और 2025 में जो चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में कई चीजें माने रखी। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त जो चीजें हुई थी, जो वादे हुए थे, जिस पर लोगों ने वोट किया था, वो एक बहुत बड़ा कई डेवलपमेंटल वादे हुए थे, कई स्वास्थ्य को लेकर के भी वादे हुए थे, रोजगार को लेकर के वादे हुए थे। तो उन तमाम पहलुओं को देखा जाएगा। फिर चूंकि राजनीति में कोई चीज फिक्स नहीं है, आज कोई और है, कल कोई और होंगे, और जनता की मूड, हमेशा जनता का मूड एक जैसा भी नहीं होता है। आज अगर वो इस तरह के हैं तो कल चेंज भी हो सकता है। तो अभी से कोई प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरी ये भूमिका रहेगी कि जो वादे हुए थे उनसे जनता को रूबरू कराना, पब्लिक को बताना कि भाई ये वादे हुए थे आपके साथ, इन वादों में आपके लिए क्या क्या हुआ है, और आप जो वोट करने जा रहे हैं आप किस बेस पे वोट करने जा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है और सबकी जिम्मेदारी है, तो हम उस पर बात करेंगे। चुनाव का वक्त आने दीजिए, फिर आगे की बातें। अलीगढ़ जैसे जो है विश्वसनीय संस्था है, उसके प्रोडक्ट है आप, और हाल ही के दिनों में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ कठपुतला शब्द का इस्तेमाल करते हैं सदन। उस शब्द को किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? क्या मायने हैं उस शब्द के? उसको लेकर जो विवाद हो रहा है वो होना चाहिए या फिर आपका क्या अपना मानना है, चूंकि एक शिक्षित एजुकेटेड पर्सन है? देखिए, जुबान किसी की जागीर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे उम्मीद भी क्या की जाए। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उन्होंने ऐसा शब्द बोला है, जबकि सबसे पहले वहां सभापति जो मौजूद होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं विधानसभा, उनको तो सबसे पहले उनको रोकना चाहिए था, लेकिन वो ठहाके मार के हंस रहे। इसका मतलब है कि हमारा संविधान, संवैधानिक जो मूल्य हैं, उनके जो अधिकार हैं, उन सबको कहीं ना कहीं कदमों तले रौंदा जा रहा है। और एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, एक वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। और जब उर्दू जुबान की बात आती है, तो उर्दू जुबान क्या है? उर्दू जुबान हमारी क्या किसी मुसलमान की जागीर थोड़ी है। उर्दू जुबान तो एक ऐसी जुबान है जो मीठी जुबान है। एक शायर ने कहा है ना कि वो कहा है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकता है, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते। तो उर्दू वो बोल सकते हैं जिनके दिल में मोहब्बत, एक एकजहती का पैगाम है वो। उर्दू जुबान कई जुबानों के मिलने से बनी हुई है। अब इसको अगर मुसलमान से जोड़ के, भाई मुसलमान को गाली देना है, आप दीजिए, खुलेआम गाली दीजिए, आपको कौन रोक रहा है? दीजिए गाली। अगर कानून जिंदा है तो आप पे लगाम लगाएगा, लेकिन किसी जुबान को लेकर के इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी, ये हमको लग रहा है कि शोभनीय नहीं है।
और उनको भी शर्म आनी चाहिए। अगर वो दोबारा से उस पूरी वीडियो को सुनेंगे तो शायद मुख्यमंत्री जी को भी शर्म आएगी कि भाई ये बयान मेरे लिए सही नहीं। तो कठमुल्ला शब्द यूज करना, मुसलमानों के लिए पाकिस्तानी शब्द यूज करना, दहशतगर्द, ये तो आम बात हो गई है। मतलब हमें ही मुसलमानों को टारगेट करना ही उनकी राजनीति है। और वो लोग जो सेकुलर हिंदू है, हम तो उनसे अपील कर रहे हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर अगर कल्चर जिंदा है, आपका जमीर जिंदा है, तो भाई बोलिए। आप जुल्म अगर मुसलमानों पे होता है तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उनको प्रोटेक्शन दें। अगर आप आज नहीं बोलिएगा, कल आपके खिलाफ बोला जाए। ये ठेका मुसलमानों का नहीं है कि वो अपनी हिफाजत खुद, ठेका उस वक्त 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ तो एक माइनॉरिटी की हैसियत से मुसलमान यहाँ रहे और मेजोरिटी में हिंदू भाई हैं। तो जहां माइनॉरिटी में कोई कम्युनिटी हो तो मेजोरिटेरियन की ये जिम्मेदारी होती है कि उनकी प्रोटेक्शन करे, सिर्फ उनके जान की नहीं बल्कि उनके कल्चर की, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, उनके तमाम चीजों की, उनके मजहब की भी जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी सुरक्षा करे। लेकिन आज माहौल क्या है, अब तो देख ही रहे हैं आप। एक बार फिर से अलीगढ़ जो है चर्चा का विषय बन चुका है। CNRC के वक्त जो है पुलिस अलीगढ़ के अंदर गई थी और कुछ जो छात्र को जो, और आप भी काफी सक्रिय रहे NRC CA की लड़ाई में। एक बार फिर से जब उसी के एक वर्षी के रूप में क्या मना रहे थे, सब दो भूल रहा हूँ। हाँ, तो एक बार फिर पुलिस अंदर गई है और बहुत सारे बच्चों को जो PhD के जो थे उन्हें अंदर किया गया है, जिसको लेकर तमाम चीजें हुए। 15 से कुल 10 बच्चों को जो हिरासत में रखा गया। क्या कहना चाहिए बार देखिए 17 लोगों पर FIR हुआ है वहाँ पे, और ये वो बच्चे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बच्चे हैं जो कोई रिसर्च में है, कोई और दूसरे कोर्सेस में एडमिशन लिए हुए हैं। उससे पहले घिनौनी हरकत तो ये हुई कि वहाँ के वाइस चांसलर ने उन बच्चों का, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे बाहर, उन बच्चों के पूरे डिटेल्स, यहाँ तक कि पर्सनल कांटेक्ट नंबर को भी बाहर की दीवार में चिपका दिया फोटो। जबकि एक राइट टू प्राइवेसी सबकी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, लेकिन उसके भी खिलाफ जाकर के, क्योंकि उनकी मानसिकता देखिए, पहली बात की वाइस चांसलर का जो चुनाव होता है ना, पहले के तरीके अलग थे, अब जो है चापलूसी के तहत वो पहुंचते हैं वहाँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी वही हुआ था 2019 में। जो साबिक जो हमारे वाइस चांसलर रहे हैं वहाँ पे, तारिक मंसूर साहब, वो वहाँ पे जब वाइस चांसलर थे तभी वहाँ पे गुंडागर्दी हुई, पुलिस आकर के गुंडों की तरह बिहेव किया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ऐसे जालियांवाला बाग बना दिया था, गोली कांड से पूरा हिंदुस्तान जो है कांप उठा था कि भाई ये क्या हो रहा है। आजाद हिंदुस्तान में पहली मर्तबा किसी लाइब्रेरी में घुस करके बच्चों पे गोलियां चलाई, और वही तारिक मंसूर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो बाद में क्या हुआ, वो राज्यसभा का वो MLC बना दिए जाते हैं इनके तरफ से, बीजेपी के तरफ से, बीजेपी का वो नेता बन जाता है। तो ये लोग कहीं ना कहीं सत्ता पाने के लिए, सत्ता के साथ जाने के लिए इस तरह के बिहेव करते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो काफी जज्बाती होते हैं, उनके अंदर जोश और वलवले होते हैं, वो सच्चाई के साथ होते हैं, उनके आगे पीछे कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो आज अगर उनके साथ अगर ऐसा किया है तो फिर देखिएगा पूरे देश में एक तरह का आंदोलन खड़ा हो सकता है। अगर वाइस चांसलर इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, इस केस को, FIR को अगर पुलिस वहां की वापस नहीं लेती है, तो इस पर बड़ा आंदोलन हो सकता है, पूरे देश के स्टूडेंट जमा होंगे। आप जनस्वराज के आईपीएड में भी रहे और कुछ माह आपने इसमें वक्त दिया। ये आईपीएड क्या है और जनस्वराज जो है पूरे बिहार में जो है पैर पसारने की जो है उनकी तमाम चीजें हो रही है। 2025 विधानसभा 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो है उन्होंने पूरा प्लान है और बार बार उनके इस पे जो सहारा है। बिहार बदलने की बात करें, तमाम चीजें जो कि आप आईपीएड में रहे, भागलपुर आप संभाल रहे थे, क्या कुछ सीखा आपने, क्या कुछ जाना, जनस्वराज को क्या समझ पाए आप? देखिए मैं कई जिलों में रहा, पूर्णिया जिला में रहा, कटिहार में रहा, गया में उपचुनाव में भी मैं रहा, फिर भागलपुर में बहुत दिन तक मैं रहा, लगभग 2 महीना तो रहा वहाँ। देखिए प्रशांत किशोर एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, एक विकल्प के तौर पर अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं। तो अभी तो लिटमस टेस्ट बाकी है, क्योंकि एक टेस्ट हुआ है उपचुनाव में, गया में हुआ, भोजपुर में हुआ, कई जिलों में, कैमूर में हुई, तरारी में भी हुआ, वहाँ रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आया। और एक्सपेक्टेशन जो होती है लोगों के बीच, जो एक माहौल बना हुआ था कि भाई जनस्वराज जब चुनाव लड़ेगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी आगे देखिए, सफर अभी शुरू है, अभी आगे कहाँ पे क्या होता है। 243 सीट्स पर लड़ने के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो जनस्वराज का कोई नेता हूं नहीं कि मैं उसके बारे में कुछ बता सकूं। मैं एक प्रोफेशनल की हैसियत से, प्रोफेशनल मेंबर की हैसियत से मैंने काम किया उसमें, और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और हमारी कोशिश रहेगी कि देखिए एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहिए, आदमी को नॉलेज लेना चाहिए जहां से भी मिले, और उसके बाद उस नॉलेज को यहाँ पर अप्लाई करने का जो है प्रयास किया जाएगा क्या, जो आपने सीखा भागलपुर में रहकर? देखिए जहां तक मुझे जो भी चीजें समझ में आई है, जाहिर सी बात है इंसान जब सीखता है तो उसको तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करना चाहता होगा ना भाई।
आप कोई हिकमत जानते हैं तो आप तो चाहते होंगे भाई मेरी इस हिकमत से कोई चीज सफल हो जाए, कामयाब हो जाए। तो हम भी अगर कुछ सीखे हैं तो जरूर हम कोशिश करेंगे, और हमारी पूरी हम तो पहले से भी बहुत पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे लिए कोई नई चीज है, लेकिन कुछ अनोखी चीजें भी हमको समझ में आई है, कैसे इस पर करना है, इस पर एक स्ट्रेटेजी बनेगी। और देखिए पॉलिटिक्स बोलते हैं ना कि हर चीज एक तरफ है, जनता का मूड एक तरफ। आप कितना भी स्ट्रेटेजी कुछ भी बना लीजिए, पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक डोमेन में क्या चीजें आ रही है और वो उसका एक्सेप्टेंस वहां पे है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ग्राउंड लेवल पे आप क्या करते हो, एसी के कमरे में बैठ करके आप क्या करते हो वो मैटर नहीं करता। पब्लिक के साथ जो डायरेक्ट कनेक्ट करते हो उसमें कौन चीज आपकी एक्सेप्ट हो रही है। मेजोरिटी में चीजें अगर एक्सेप्ट हो रही है पब्लिकली, देन यू आर अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। अदरवाइज आपकी कोई एक्सेप्टेंस अगर नहीं है तो फिर आपका कोई मीनिंग भी नहीं है पॉलिटिक्स। तो आप वैसी ही चीजें करिए जो पब्लिकली उसको एक्सेप्टेंस मिले। आम पब्लिक जिसको चाहती है वो मंत्री बनता है, और जिसको नहीं चाहती है वो भाई मंत्री बना के भी उसको नीचे गिरा देती है। बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं हमारे यहाँ, बहुत लोग ओटीपी साबित होंगे, यानी वन टाइम पॉलिटिशियन, इस वजह से कि उन्होंने जो वादे किए थे लोगों के साथ खरे नहीं उतरे। तो उसी तरह से बहुत लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें तो यहाँ के लोकल इश्यूज पे बात करनी है ना। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस हाल में है किशनगंज का, इस पर कोई बयान नहीं आता। बयान छोड़िए, कुछ एक्टिविटी करने को कोई तैयार नहीं है भाई। हमारे यहाँ कौन कौन नेता नहीं है, आप अगर देखिएगा तो पूरे देश में जितना पॉलिटिक्स होता है उससे सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स मुझे लग रहा है कि किशनगंज में हो रहा है। और उसका एपिसेंटर कोचाधामन है, उसका विधानसभा क्षेत्र कोचाधामन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच वहां पे है, बट वो किस हालत में है कोई उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। राजनीति की बात आई तो आप 2020 की बात करें या 19 की बात करें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आपकी सक्रियता किसी छुपी हुई नहीं रही। 2019 में भी आपके जो है देखे गए, 20 में भी देखे गए और 24 में भी मजलिस के कई सभाओं में आपको जो देखा गया होगा। चलो उस पर भी आएंगे, लेकिन एक सवाल मेरे जहन से होके गुजर रहा था। कोचाधामन से जो कि आप है और अलीगढ़ से पढ़ करके भी आप जो है आए, हमारे सीमांचल में एक माहौल बनता जा रहा है कि एक ऐसे लीडर जो किसी को गाली दे दे, जो किसी के बारे में अपशब्द बोल दे, चाहे वो सही चीजों को लेकर ही क्यों, लेकिन एक असभ्य लोगों को, चाहे हम बोल सकते हैं क्रिमिनल माइंड जो बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो थोड़ा सा बोल देते हैं, तमाम तरह चीजें हैं जो बैड पॉलिटिक्स को जो जन्म दिया जा रहा है। एक सही राजनीति जो है अगर वो करते हैं तो उसे हम अच्छे नेता नहीं कहते कि नेताजी जो फोन लगाए तो बड़ा बाबू को सर बोल रहे थे। अब उन लोगों को हम पसंद बोलते हैं जो बड़ा बाबू को थोड़ा सा रोर माने जो अकरू भाषा में बात करते हैं, जबकि सही ये है कि सर बोलना ही सही राजनीति, लेकिन जनता उस राजनीति को पसंद नहीं करता। ये जो गैप है, नेताओं की जो मजबूरी है, इसको कैसे करें? देखिए अफसरशाही है ये, मतलब नेता भाई आप किसके बदौलत हो, पब्लिक के बदौलत हो ना भाई। आपने तो कोई कंपटीशन फेस नहीं किया है ना कि आप एग्जाम देके पास किए तो भाई ये आपकी अपनी कमाई है, आपको पब्लिक ने चुना है। पब्लिक, मैं नेता उसी को मानता हूँ जो पब्लिक के लिए डिवोटी हो, यानी पब्लिक को ही सर्वोपरि समझ। और हाँ ठीक है, पब्लिक के काम के लिए अगर किसी को सर कहे, एक देखिए सबकी परवरिश है, अपब्रिंगिंग जिसको बोलते हैं, जो जिस माहौल में पलता है उनकी एक होती है। लेकिन अगर किसी पदाधिकारी को या किसी अधिकारी को सर बोला जाए और अधिकारी ये समझे कि भाई ये डर से सर बोल रहा है, तो उस वक्त फिर ये चीजें गलत संदेश जाता। जैसे कोचाधामन हो, किशनगंज हो, कहीं पे हम भी जाते हैं, हम भाई बोलते हैं, हम सर नहीं बोलते, क्योंकि वो भी पढ़ करके आए हैं, एक पोस्ट पे, पोस्ट को होल्ड कर रहा है। हमारा उनसे तो डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर वाली कनेक्टिविटी भी नहीं होनी चाहिए भाई। आप और हम फ्रेंकली होना चाहिए, क्योंकि हमारे सेवा के लिए आपको यहाँ पे रखा गया, और सेवा आपसे तभी ली जाएगी जब आपके बीच, हमारे बीच का रिश्ता सही हो। और जब हम और आपके बीच एक डर का माहौल रहेगा तब आप जाते हो थाना अध्यक्ष से मिलने के लिए, अगर तो थाना अध्यक्ष से आम आदमी मिल नहीं पा रहा, थाना प्रभारी से आप नहीं मिल पा रहे हो, क्यों? आपको डर लगता है। मैंने बहुतों को देखा है कि उनके किसी रिश्तेदार पे अगर केस होता है तो वो खुद नहीं जाना चाहता, क्यों? कि भाई अगर मैं थाना के दीवार के अंदर गया तो हो सकता है मुझे अरेस्ट कर, ये भी डर है। तो इस तरह के डर को खत्म करना होगा, और ये डर तभी खत्म होगा जब पॉलिटिकल लोग थोड़ा सा इस पर अपने तरफ से सहयोग करें। और यहाँ तो मैंने देखा है भाई, क्या ही बताऊं, पंचायत लेवल के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो तो किसी को भी कहीं भी गिर जाते हैं। उनके पास पब्लिक सर्वोपरि नहीं है, उनके सामने अधिकारी को खुश करना ही सर्वोपरि और वो सबसे बड़ा अचीवमेंट समझ। नेतागिरी और पदाधिकारी को लेकर बातें होती है, और बात उन युवाओं के लिए भी होता है जो आप जैसे एक्टिव होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जो आवाज उठाते हैं, और आप उनमें से है या नहीं, इस बात का
मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, लेकिन अक्सर ये सवाल आते हैं होता है कि जो लोग अक्सर आवाज उठाते हैं, चाहे किसी कहीं भवन गलत बन रहा हो उसके लिए, चाहे कहीं पर खदान हो रहा हो, तो बातें निकल रही कि ये लोग उस वक्त तक आवाज उठाते हैं जब इनकी जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो पूरी ना आ जाए, और अंदर खाने जब उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, आप समझ सकते हैं चीजों को, मैं खुलकर नहीं बोलना चाहूंगा, तो फिर चुप हो जाते हैं। तो अफान इजदानी भी उसी कैटेगरी का है या फिर कुछ अलग है? देखिए, हमने अब तक 2 लड़ाई लड़ी। एक तो मनरेगा के धांधली के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, दूसरा अलता हाई स्कूल की बिल्डिंग पे जो गलत मटेरियल यूज हो रहा था उसके खिलाफ। उसके बाद फिर आप खामोश भी हो गए, फिर कोई मुद्दा नहीं उठा? मैं बता रहा हूँ, जब मनरेगा का घोटाला मैंने सामने लाया तो आपको पता होगा कि FIR तक हुआ, वहाँ के जो रोजगार सेवक थे उसको सस्पेंड किया गया, वहां से हटाया भी, और उस पर इंक्वायरी भी हुई, कई लोग उसके इसमें आए, जद में आए, फिर उसकी रिकवरी भी हुई। कई योजना ऐसी थी जो इलीगल थी, जो जमीन पे काम नहीं हुआ, तो उसको वहां से रिजेक्ट भी कराया गया, योजनाओं को हटाया। दूसरा मुद्दा उठाया मैंने कारकुनलाल हाई स्कूल, अलता हाई स्कूल, जहां से मैं खुद पढ़ा भी हूँ, मैट्रिक किया हूँ। उस हाई स्कूल में तमाम जो मटेरियल यूज हुए वो सब 2 नंबर, मतलब 3rd ग्रेड मटेरियल, और मेरा डिमांड था कि आप इस मटेरियल की जांच करवाइए, लेबोरेटरी टेस्ट कर, बालू भी 2 नंबर, ईंट भी 2 नंबर, सारी चीजें 2 नंबर। हम अकेले नहीं, वहां के तमाम लोगों के साथ मिलकर के हमने इन दोनों मामलों को उठाया, और दोनों में मुझे कामयाबी मिली। हम सबको कामयाबी सेंस क्या है कि उस ठेकेदार को वो बालू चेंज करना पड़ा, उस ठेकेदार को तमाम ईंट बदलने पड़े, उस ठेकेदार को तमाम मटेरियल बदलना पड़ा। मेरा सवाल भी यही था कि आपने मनरेगा पर वो जो है, जो कि मैंने देखा है चश्मदीद हूँ में कि 80,000 का काम जो है मजदूर को ठेका दिया गया है, और उसका जो एस्टिमेट बना तो 8 लाख का बना है। मैं खुलकर नहीं बोलना चाहूंगी कि मैं खुद चश्मदीद पंचायत का जो मामला था, आपने मनरेगा की लड़ाई लड़ी, वो जो है आप बोल रहे थे उसको सस्पेंड किया गया, तो उस लड़ाई को आपने बंद क्यों कर दिया गया? अगर उसे आप लड़ते रहते, कमलपुर से आपने शुरुआत की, आप कुट्टी में आते, आप बरिजान में आते, तो हमारे क्षेत्र का भला होता, और जो चीजें सही है वगैरह, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बंद रहने के लिए आपको डील किया गया और आपको कहा गया कि आवाज उठाते नुकसान होता है, अब ये पकड़िए मोटी रकम और आप चुप हो जाइए, और फिर आप कहीं कुछ दिन के लिए बाहर चले गए, किस तरह की बातें जो अक्सर होता है, जो कि, और ऐसा नहीं कि मैं आपको सच्चे निगाहों से देख रहा हूँ, लेकिन जो चल रही है जो बात। नहीं, देखिए, ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये माहौल ही बना हुआ है। कहीं भी कोई अगर लोग लफड़ा लगाते हैं या कुछ पूछते हैं कि भाई ये सरकारी काम हो रहा है, तो वहां कोई जाके रोक देते हैं, और जो डील होती है, पता अंदर खाने डील होती है, फिर उस पर समझौता करके काम खत्म हो जाता है। तो मेरा वैसा कुछ रहा नहीं। जो भी रहा, मैं डे फर्स्ट में पहले मीडिया में बात कर, कंप्लेंट देने के बाद पहले मीडिया में पहले लोगों को बता देता हूँ कि भाई मामला है क्या। फिर आप जो बोले कि बीच में गायब हो गए, कुछ चुप हो गए, देखिए हमारा एक दायरा है, हमारा दायरा मतलब एक इंडिविजुअल दायरा। जब दूसरे पंचायत में, दूसरे एरिया में, जब तक वहां के लोग सक्रिय नहीं, तक वहां के लोगों का मुझे सपोर्ट नहीं। आज भी कोई भी कहीं से भी फोन आता है, हमको जाना पड़ता है या फिर बताना पड़ता है कि भाई कैसे किया जाए। कई पंचायत के लोग हमसे कांटेक्ट, लेकिन माहौल क्या है ना रमेश साहब, की लोग डरते हैं। मैं हूँ, मुझ पे FIR हो जाए, मुझे जेल भेज दिया जाए, मुझ पे गोली चला दी जाए, मुझे डर नहीं लगता। पहले दिन से ही मैं ये सब भूल चुका। जब मैं AMU में सक्रिय हुआ था राजनीति में, तब से मुझे ये डर खत्म हो गया कि गोलियों की आवाज से कौन डरता है, या फिर किसी FIR से, या फिर किसी तरह की गुंडागर्दी से, मुझे ये सब डर। लेकिन सभी लोगों में ये तो चीज नहीं है। बहुत लोगों को डराया, हमारे साथ के लोगों को कितना डराया गया, धमकाया गया, बहुत लोग साथ छोड़ के भाग भी गए, लेकिन मैं डटा रहा। तो हर जगह से अगर एक माहौल बनता, और आज मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें मैंने उठाया, हालांकि मैं हर पंचायत में नहीं जाता हूँ, लेकिन हर पंचायत में ये अवेयरनेस तो जरूर आ गई कि मनरेगा के काम में कौन सा वैलिड है, कौन सा इलीगल है, कौन सा लीगल है। लोग आवाज उठा रहे हैं, तो मतलब है कि हम अपने मिशन में कामयाब हुए हैं। आप ही के बगल के पंचायत बरिजान हो गए, कुट्टी हो गए, और बगल में कौन सा पंचायत है, यहाँ भी जो है तमाम तजिया जो है, तो फारेजदान एक रहबरी कर सकता है, क्योंकि उम्मीद होता है उन्हीं से जो कुछ कर गुजरते हैं, और बहुत कम है इस इलाके में आप जैसे नौजवान जो आज के वक्त में भी अफसर चाहे कि इस दौर में भी जेल जाने से ना डरे। वैसे तो रहबरी करना चाहिए। देखिए, मनरेगा डिपार्टमेंट को हम कहते हैं एक सबसे बड़ा उगाही का डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ा मुजरिम है ना, वो PO होता है। जो प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी, चाहे जिस ब्लॉक में, कार्यक्रम पदाधिकारी के ये सारे चेले चपेटे हो, चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे उनके नीचे के JI हो, चाहे उनके नीचे के PRS हो, चाहे जो भी हो, अकाउंटेंट हो, ये सब उनके चेले होते हैं। उनका फरमान होता है कि आप इस योजना में इतना पैसा लगा दो,
इस ब्लॉक से इतना पैसा हूँ भाई, वरना कुछ प्रतिनिधि तो मुझे कहते हैं कि भाई हमको 30% वहां लगता है। 30% समझ रहे हैं आप? मतलब 100 रुपया अगर सरकारी खजाना से आता है तो उसका 30 रुपया उस अधिकारी के टेबल पर जाना होता है, और वो उसका एजेंट कौन है वहां पे? पंचायत के लोकल प्रतिनिधि या फिर रोजगार सेवक या जय। तो जब वो 30% खुद प्रतिनिधि लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा आप लिखित में दीजिए, वो देना नहीं चाह रहा, और लिखित में अगर देंगे तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी, मतलब उनको जो है योजना से हटा दिया जाएगा, उनके नाम पे योजना ही नहीं है। तो ये सब चीज इसी वजह से वो डरते भी हैं। प्रतिनिधि भी बेचारे, बहुत सारे प्रतिनिधि को हमने देखा बहुत ईमानदारी से काम करना चाहे, लेकिन 30% का फरमान आता है कि भाई 30% ला करके तब तुम्हारा योजना सैंक्शन होगा। मैंने खुद देखा। तो ये सब होगा। देखिए एक लंबी लड़ाई है, एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि इनको पलने में इतना टाइम लगा। ये तो अब जवान हो गया है, ये जवानी पे है, ये भ्रष्टाचार अपनी जवानी पे है बिकोचा दामन। इसको हटाने के लिए, इसको कम करने के लिए मेहनत की जरूरत है, और हम एक लड़ाई छेड़ेंगे, लेकिन अकेले नहीं हो सकते। जब तक हमारे साथ सारे प्रतिनिधि भी नहीं आएंगे तब तक। प्रतिनिधियों को भी हम चाहते हैं कि वो आप हमारे साथ आइए भाई। आपका कौन काम नहीं हो रहा? एक पीओ जिस दिन गिरफ्तार होगा ना भाई, उस दिन ब्लॉक का डेवलपमेंट सही हो। पंचायत राज स्तरीय जो पैसा आता है उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन तभी होगा जब कोई पीओ गिरफ्तार होकर जेल जाएगा, कोई जेई गिरफ्तार होकर जेल जाएगा, और प्रतिनिधि आम आवाम के साथ होगा। प्रतिनिधि पीओ की वकालत ना करे, डीडीसी की वकालत ना करे, वो आम लोगों की अगर वकालत करेगा तभी हो सकता है। और ये तब होगा जब अच्छे लोग चुनकर आएंगे। अच्छे लोग चुनकर आएंगे और एक रणनीति बनेगी। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है और इसलिए हम चाहेंगे कि आज के इस वार्तालाप को यहाँ समाप्त किया जाए। फिर कभी मौका मिला तो फिर हम बातों के सिलसिले को कायम और दायम रखेंगे। आखिर में एक सवाल के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है फानिया जरदारी का? कुछ नहीं, लोगों के साथ खड़े होना बस। जो मजलूम है, जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता है, जहां तक मेरी हैसियत है मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे जो भी हो, जिस मजहब के हो। तो किसी भी पद पर बिल्कुल तैयारी होगी हमारी, पूरी रणनीति बनेगी। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि भाई आगे अगर पॉलिटिकली अगर मुझे लोग एक्सेप्ट करना चाहे, लोगों की अगर राय बनेगी तो मैं इस पर अपनी राय दूंगा, विचार किया जाएगा। चलिए वक्त आने पर विचार किया जाएगा, और अगर राजनीति में आने की जरूरत महसूस हुई तो वो भी ये कर सकते हैं। फिलहाल जो इलाके में भ्रष्टाचार तमाम तर चीजें हैं, इनकी लड़ाइयों को ये लड़े, और जिस लड़ाई को लड़े हैं मंजिल मकसूद तक भी पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। कई दफा जो है हम लोगों ने भी वहां गया था, और इनकी एक खासियत रही कि जब लड़ते हैं तो पीछे नहीं है। और फिलहाल ये अपने निजी कार्यों से कहीं व्यस्त थे, और एक बार फिर ये आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि एक भरोसामंद जो है संस्था है, वहाँ के प्रोडक्ट है। अफान इरदानी साहब मंसूरा के कमलपुर से ये वास्ता रखते हैं, और काफी बेबाक है, ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है। अगर आपको भी कहीं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़नी हो और आप लोग को लगता है कि आप अकेले पड़ रहे हैं, एक दफा इनसे संपर्क जरूर करें। आपने इसको सुना, हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं।